स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। उसमें कि हम लोगों ने काफी सारी चीजें ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की थी, जिसमें कि लास्ट लेक्चर्स में हमने थोड़ा कवर किया है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड सारी कहानी हम लोगों ने देखी थी, और ये भी देखा था कि उसका रोल कहां कहां पे है। दैट मींस एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने में उसका कैसे यूज करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने में उसका कैसे यूज करते हैं, इवन डाइपोल मोमेंट में उसका कितना ज्यादा रोल है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके थे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वगैरह काफी देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडक्टिव इफेक्ट से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। दैट इज आपका फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट क्या होता है, ये शायद ही आप लोगों ने, मतलब जब हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट लिखा शुरू किया था, उसके साथ में और इंडक्टिव इफेक्ट भी लिख दिया, इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट भी लिख दिया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही माइनर सा है, इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं देखने को मिलेगा। दैट्स मीन कि ये जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट भी जब जैसे जैसे आप आगे जाके देखोगे केमिस्ट्री में, तो इंडक्टिव इफेक्ट का भी उतना ज्यादा रोल नहीं है जितना कि हमारे दूसरे इफेक्ट का रोल होता है। जैसे एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे इफेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग होते हैं इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव। जब कुछ भी नहीं लगता है, जब सारे इफेक्ट फेल हो जाए या सारे इफेक्ट इक्वल हो जाए, तब हम जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे। तब हम वहां पे डिसाइड करते हैं, स्टेबिलिटी हो या कोई भी ऑर्डर हो, वहां पे डिसाइड करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्योंकि यहां पे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कंप्लीटली नहीं होती, वो पार्शियल होती है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग होती है अलोंग द सिग्मा बॉन्ड। तो आज की ये कहानी क्या है, ये फील्ड इफेक्ट क्या है, इसको समझेंगे। जो सिग्मा बॉन्ड का हम पढ़ रहे थे, जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मूव कर रही थी, वो फील्ड इफेक्ट में जस्ट अपोजिट होगी। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही थी, थ्रू द सिग्मा बॉन्ड मूव कर रही थी। मतलब अगर यहां पे हम बात करते हैं कार्बन, ये हमारा अगर कार्बन है, साथ में दूसरा कार्बन है, तो इसके बीच में इंडक्टिव लगना है। मान लीजिए क्लोरीन है, इसके बीच में इंडक्टिव लगना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना है, वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड होता था। और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर पावरफुल है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा कार्बन से। तो हम ऐसे एरो दिखाते थे, कहां पे? बॉन्ड के ऊपर। और ये कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता है, दैट मींस कंप्लीट यहां पे नहीं जाता है क्लोरीन पे। नहीं तो ऐसा हो तो सी पॉजिटिव और Cl निगेटिव बन जाए, मतलब क्लोराइड का तो एनायन बन जाए और कार्बन का कार्बोकटायन बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वी नो दैट इसके प्लेस पर इंस्टेड ऑफ दिस यहां पे Cl डेल निगेटिव और यहां डेल पॉजिटिव देखने को मिलता है। डेल का मतलब पार्शियल, और वो भी पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब बात आती है ये इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये पढ़ लिया। ये फील्ड इफेक्ट क्या है? तो फील्ड इफेक्ट का अगर आप एग्जांपल लो, तो यहां पे अगर मेरा कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे एक ग्रुप है, मान लीजिए ये, यहां पे ऐसे हम बात कर लेते हैं Cl Cl और यहां पे H। अब ये जो ग्रुप है, इनका स्पेस से क्या इंपैक्ट पड़ेगा एडजेसेंट ग्रुप्स पे, वो होता है हमारा फील्ड इफेक्ट। क्या है? ये जो यहां पे हमारा ग्रुप पाया जा रहा है, इसमें ये बॉन्ड के थ्रू नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा, ये यहां से खींचेगा तो यहां वाले जो लोन पेयर हैं वो थोड़ा नीचे आएंगे और ये ट्रिपल बॉन्ड की तरह होता जाएगा। डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर आता जाता है, ऐसा होता है। लेकिन यहां पे बॉन्ड के थ्रू कुछ नहीं जाएगा, यहां पे बॉन्ड के थ्रू कुछ नहीं जाएगा, यहां पे स्पेस का ओरिएंटेशन देखा जाएगा। मतलब स्पेशियल जो वो है, उसकी वजह से यहां पे रिपल्सन लग रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें देखनी है। स्पेस के थ्रू जो हमारा इंडक्टिव टाइप का इफेक्ट लगता है, उसे हम फील्ड इफेक्ट कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको अगर बतानी हो तो वो मैं ये बताऊंगा कि जो भी हमारा इफेक्ट है, जो भी ये सारे इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें याद रखिएगा कि इसका सबसे ज्यादा रोल कहां देखने को मिलेगा?
आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने जाते हैं वहां पे इसका बहुत ज्यादा रोल आता है। वहां पे जो आप केमिकल शिफ्ट, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, शॉर्ट में जान लीजिए, जैसे हम लोग कोई भी बीमारी होती है उसको चेकअप कराने के लिए डिफरेंट टाइप्स के वहां पे चेकअप होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, एमआरआई होता है, एक्सरेज होते हैं और बहुत सारे सीटी स्कैन वगैरह होते रहते हैं। सिमिलरली कोई भी कंपाउंड है उसमें क्या प्रेजेंट है, कैसा प्रेजेंट है, कौन कौन प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, ये सारी चीजों की डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसमें कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बहुत तरह की होती है, उसमें स्पेशली 1H एनएमआर स्पेक्ट्रो पढ़ते हैं, मतलब हाइड्रोजन का चेक करना। जैसे आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ या कुछ भी हुआ तो आप इसी का तो स्कैन कराएंगे, आपका यहां पे हुआ, ऐसा तो है नहीं कि पूरी बॉडी का करा लेंगे, यहां चोट यहां पे है और सर का स्कैन करा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली हमको कंपाउंड की एनालिसिस करने में 1H होता, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन की एनालिसिस करते हैं, तब वहां पे बहुत ज्यादा रोल आता है हमारे फील्ड इफेक्ट का। असली इंपैक्ट वहीं पड़ते हैं, और तो बहुत कम इसका यूज है, बहुत ज्यादा ही कम यूज है। हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना उसका ही नेग्लिजिबल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वेरी पुअर होता है, पढ़ तो इतना है लेकिन है बहुत पुअर। ये लगता कब है, जब सारे इफेक्ट फेल हो जाएं तब ये लगता है, तो उससे भी ज्यादा ये वीक है, पहली चीज। और आपको क्या बताना है, एक और समझ लीजिए कि इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। ये पहली बात, बॉन्ड के थ्रू नहीं स्पेस के थ्रू लगता है, या तो सॉल्वेंट की हेल्प से लगता है। क्या? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के वजह से जो इंपैक्ट पड़ेगा बॉन्ड की डिसोसिएशन होने में या इलेक्ट्रॉन डोनेशन में, इन सारी चीजों पे इंपैक्ट। जैसे एसिडिटी पढ़े थे, एसिडिटी क्या होती है, H+ की डोनेशन। तो यहां पे अगर मान लीजिए हमारा कोई एसिडिक ग्रुप है, ये हमारा कोई एसिड ग्रुप है, तो यहां पे इसके बगल में कौन सा ग्रुप है, इसका जो स्पेस के थ्रू, यहां बॉन्ड के थ्रू जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो तो इंडक्टिव है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे डोनेटिंग हो, या तो +I होगा या तो -I होगा, बट स्पेस के थ्रू उसका क्या ओरिएंटेशन पड़ रहा है, स्पेस की वजह से वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या अच्छा हो रहा है, वो बोला जाता है फील्ड इफेक्ट। ये जब आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे वहां बहुत डिटेल में, यहां फिर भी बताऊंगा शॉर्ट में, कहीं कहीं पे इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। पहली बात याद रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट पुअर इफेक्ट होता है, वेरी वीक होता है इफेक्ट, ठीक है, ये उससे भी ज्यादा वीक होता है। लेकिन कभी कभी इंडक्टिव इफेक्ट तो सेम हो जाता है, वो भी डिटरमाइन नहीं कर पाता है स्टेबिलिटी को, देन हमारा फील्ड इफेक्ट आता है डिटरमाइन करने को स्टेबिलिटी। यही चीज हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आपको पढ़ाई जाएगी। चलिए यहां पे बात करेंगे, वी हैव डिस्कस्ड इंडक्टिव इफेक्ट कहां से ऑपरेट होता है। बार बार मैं जो लाइन रिपीट कर रहा हूं, थ्रू द बॉन्ड, वो तो बॉन्ड से होता है, बट देयर इज अनदर इफेक्ट व्हिच डज नॉट ऑपरेट थ्रू बॉन्ड बट अकर्स डायरेक्टली थ्रू स्पेस और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। या तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मदद से होगा या तो स्पेस में ओरिएंटेशन में, स्पेशियल ओरिएंटेशन, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री में वर्ड पढ़ते ना, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कि स्पेस में किस टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कैसे हैं, उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी प्रॉपर्टी पे, दिस इज कॉल्ड एज फील्ड इफेक्ट। वही चीज है, उसको हम फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट इंडक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द फील्ड इफेक्ट, इट हैज बीन डन इन a number of cases, generally by taking advantages of the fact that field effect depends upon the geometry। ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। और जियोमेट्री क्या है, उसकी मॉलिक्यूल की बाहरी बनावट। जैसे मैं आपको एक इस तरह दिख रहा हूं, किसी दूसरे एनिमल को अगर आप देखने जाएंगे तो उसकी एक पर्टिकुलर शेप होगी, कैट होगी, डॉग होगा, उसका पर्टिकुलर शेप है, तो वो उसकी जियोमेट्री है। तो जियोमेट्री किसके बिहाफ पे डिफाइन होती है, जियोमेट्री से हमारा फील्ड इफेक्ट डिफाइन होता है। क्योंकि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जो फील्ड इफेक्ट है वो स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा है उसके हिसाब से लगता है। वो अगर मेरा हाथ यहां पे, मान लीजिए मेरे दोनों हाथ एक ही तरफ हो, इधर कुछ ना हो, तो उसका इंपैक्ट दूसरा होगा,
ठीक है। इसी तरीके से ये वाला कान इधर आ जाए, मतलब एक तरह से स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है, उसी ही चीज को ये भी बोल दिया है फिर से कि जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि जियोमेट्री क्या होता है, किसी चीज की शेप कैसी दिख रही है वो चीज है। केमिकल बॉन्डिंग में जियोमेट्री और शेप दोनों डिफरेंट होते हैं, बस जियोमेट्री क्या है, एक फिजिकल अपीयरेंस आप मान लीजिए कि कैसा दिख रहा है, तो वो क्या है, हमारा जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल है। बट द इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बॉन्ड। यहां पे जो फील्ड इफेक्ट है उसका नेचर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेचर सेम भी होगा तब भी डिफरेंस पैदा कर देगा। कैसे, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप देखिए यहां पे ये हमारा COOH ग्रुप है मान लीजिए, यहां पे एक कार्बन है CH और यहां पे है CH3 और यहां है Cl, ठीक है, ये है CH3 और यहां है Cl। अब देखिए एक तो ये है, यहां पे C2H5 रख देते हैं, एक तो ये ओरिएंटेशन इसकी हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, CH हटा दीजिएगा यहां से, C है, ये CH3 होगा। दूसरा क्या बना सकते हैं, सिमिलर ही, कि यहां C2H5 हो जाए और यहां पे Cl हो जाए, यहां पे CH3 हो जाए, यहां पे COOH हो जाए। देखिए क्या हुआ है, चेंज क्या है, वही एसिड है, वही एसिड यहां भी है, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर C2H5 की पोजीशन चेंज हुई है, Cl की पोजीशन चेंज हुई। इसकी वजह से अगर आपको एक्चुअल में देखा जाए, अब यहां कंफर्मेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल लेकिन जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि इसके साइड में हमारा एक CH3 था और C2H5 था, बट इन दिस केस यहां पे C2H5 जैसे पहले था अभी भी वैसे ही, लेकिन यहां क्या आ गया, Cl आ गया है। पूरा कंपाउंड वही है, ये भी वही है, सिर्फ एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। यहां पे स्टीरियो नहीं बना रहा हूं, बट अगर स्टीरियो दिखाऊंगा तो पूरे क्या है, ये आइसोमर बन गए हैं। अगर आप निकालने जाओगे तो पता चल जाएगा ये क्या बन गए, एक दूसरे के आइसोमर बन गए हैं। अब जब ये आइसोमर बनेंगे तो क्या प्रॉब्लम, अगर देख लो यहां पे 1 2 3, वैसे यहाँ पे स्टीरियो आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने वेस्ट डैश रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वेस्ट डैश बना देता, कुछ भी बनाता, तब आप स्टीरियो निकालते। आपके लिए ये एग्जांपल किस लिए दिया गया, बस आप ये समझिए कि ये हमारा एक आइसोमर फर्स्ट है, ये एक आइसोमर सेकंड है, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस क्या आया कि इसके तरफ एक Cl है, C2H5 जितना पहले रिपल्सन दे रहा था बच्चा अब भी तो उतना ही देगा, क्यों, क्योंकि यहां भी C2H5 वही है, बिल्कुल वही है। डिफरेंस क्या है, यहां CH3 था और COOH था, लेकिन यहां पे हमारा Cl आ गया। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, और जो डिफरेंस होगा वही क्रिएट कर देगा इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस और मॉलिक्यूल में डिफरेंस किस चीज का, एसिडिटी का। अब देखिए कहेंगे क्या सर इंडक्टिव से नहीं बता सकते थे, बता के दिखा दीजिए एक बार। चलिए मैं दिखाता हूं, ये Cl है, ये C2H5 है, ये CH3 है। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, तो इसने डोनेट किया। C2H5 क्या करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये भी लगा दिया। अब हमारा एल्काइल ग्रुप, सॉरी जो हैलाइड ग्रुप होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, ये तो इससे खींचेंगे, तो एक खींच रहा है और दो यहां पे दे रहे थे। सिमिलरली यहां पे भी ये दोनों तो दे रहे हैं, एल्काइल ग्रुप है, ये भी दे रहा है, लेकिन ये हमारा क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये वापस खींच लेगा। मतलब उसी कार्बन पे एक क्लोरीन पहले खींच रहा था, उसी क्लोरीन पे एक क्लोरीन अभी भी खींच रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इसमें दो एल्काइल ग्रुप हैं, एक CH3 एक C2H5, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, यहां भी एक C2H5 और एक CH3 है, ये अभी भी प्लस आई से सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं। क्या आप इस जगह इंडक्टिव इफेक्ट से डिफरेंशिएट कर पाए? नहीं, आंसर होगा नहीं। यहां पे इंपैक्ट डालेगा हमारा फील्ड इफेक्ट की, यहां तो यहां पे तो हमारा CH3 था एक साइड और यहां पे Cl आ गया। दैट मींस इनकी यहां पे जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो गई, उसकी वजह से यहां पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, और कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा तो एसिडिटी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल इन द आइसोमर फर्स्ट, जैसे मैंने बनाया था, इसी तरह आगे भी एक एग्जांपल लिया है, उस आइसोमर में आपको देखने को मिलेगा कि आइसोमर फर्स्ट एंड सेकंड, द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ए क्लोरीन एटम, वहां भी जैसे इसमें क्लोरीन लिया है उसमें भी क्लोरीन एटम ऑन द पोजीशन ऑफ, पहले डायग्राम दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखिए अब इन दोनों में इंपैक्ट समझिए क्या होगा। देखिए ये ग्रुप पूरा सेम है, यहां से लेके यहां तक पूरा ग्रुप सेम है।
डिफरेंस कहाँ है, ऊपर भी CH2 है, यहां भी CH है, यहां भी CH है, मतलब ये तो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। यहां पे Cl जो है वो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है। Cl क्या है, वो यहां पे आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा। ये रहा, चलिए देखिए, ये आइसोमर फर्स्ट है, ये आइसोमर सेकंड है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, यहां ये जो Cl की पोजीशंस हैं, यहां पे जो Cl की पोजीशन है वो एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेंगे दोनों ही केस में। दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ Cl की पोजीशन का, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार राइट हैंड साइड में। इसकी वजह से जो इंडक्टिव इफेक्ट बॉन्ड के थ्रू लगना है, बॉन्ड के थ्रू जो इंडक्टिव इफेक्ट लगना है, वो अगर आप देखने जाएंगे ना तो वो क्या होगा, वो तो यहां पे सेम ही होगा। इसके लिए अगर देखेंगे, ये जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, ठीक है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट लगाने जाएंगे तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, ये रहा इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए ये ऐसे लगा 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली अगर पीछे वाला ही कार्बन से इसमें देखे 1 2 3 4 5 6, पहली बात तो 6 कार्बन तक इंडक्टिव लगेगा नहीं, लेकिन अगर मान रहे हो तब भी तो इसमें भी Cl6 बॉन्ड पे प्रेजेंट है, इसमें भी Cl6 बॉन्ड में है, और सारी मोइटी तो सेम ही थी, सिर्फ Cl की पोजीशन डिफरेंट थी। उसमें भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव तो सिग्मा बॉन्ड से लगता है, सिग्मा चाहे इधर हो चाहे इधर हो, नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो क्या देखने को मिलेगा, दोनों ही केस में इंडक्टिव में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट यहां पे फील्ड, अगर इंडक्टिव का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब इसकी एसिडिटी और इसकी एसिडिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये मोर एसिडिक होता है, सॉरी ये वाला सेकंड वाला मोर एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे फील्ड इफेक्ट अप्लाई हुआ है। याद करिए पीके वैल्यू जिसकी जितनी कम होती थी वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता था, के की वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा होती थी वो मोर एसिड होता था, के की वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा होती थी वो मोर बेसिक भी होता था, और पीके बी की वैल्यू जिसकी जितनी कम होती थी वो उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होता था। मतलब अगर पीके ए और पीके बी की वैल्यू कम है तो मोर एसिडिक मोर बेसिक है, के ए और के बी की वैल्यू ज्यादा होती थी तो मोर एसिडिक मोर बेसिक होता था। यहां पे दो पीके वैल्यू लिखी हैं, होना स्ट्रॉन्गर के लिए लोअर चाहिए, तो हमारा सेकंड वाला है, इसलिए हमारा सेकंड वाला मोर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। और यहां पे लिखा है however the acidity of a two acid have been found to be different, लेकिन इंडक्टिव से तो डिफाइन नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे, दिस इज ऑब्वियसली ड्यू टू द फील्ड इफेक्ट। जो पोजीशन है स्पेस में ओरिएंटेशन की वजह से क्या चेंज आ रहा है वो होता है फील्ड इफेक्ट, उसी को ही हम बोलते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंट पोजीशंस पे हमारे Cl प्रेजेंट है। फिर क्या है, इन आइसोमर फर्स्ट द टू क्लोरीन एटम बीइंग क्लोजर टू COOH, सही बात है, जो पहला कार्बन है इसमें देखिए ज्यादा पास में है, इससे ज्यादा पास में दिख रहे हैं, लेकिन वही इससे देखोगे तो काफी दूर दिखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से फील्ड इफेक्ट भी दोनों में डिफरेंट देखने को मिलेगा। कॉन्सिक्वेंटली आइसोमर सेकंड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिड फर्स्ट, ये हमने पीके वैल्यू से ही बता दिया था। दिस इज सपोर्टेड बाय पीके वैल्यू जो हमने अभी देख ली है पीछे। फ्रॉम द अबव एग्जांपल इट इज अपीयर समटाइम फील्ड इफेक्ट आर इवन मोर प्रोनाउंस्ड देन इंडक्टिव इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है, पहली बात तो इंडक्टिव ही हमारा वीक इफेक्ट होता है, फील्ड इफेक्ट उससे भी ज्यादा वीक होता है, उससे भी ज्यादा वीक होता है, बट समटाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेट कर जाता है हमारा फील्ड इफेक्ट। क्यों डोमिनेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि इंडक्टिव नहीं लग रहा है, इंडक्टिव तो लगा रहा है क्लोरीन, बस उसका कुछ इंपैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें पता है सिर्फ 2-3 कार्बन तक लगता है, तो 2-3 कार्बन तक तो इन्वायरमेंट ही सेम है, तो दोनों में डिफरेंशिएशन ही नहीं। डिफरेंशिएशन किसकी वजह से आया, पोजीशन ऑफ एटम्स, और उसको हम किस में पढ़ते हैं, फील्ड इफेक्ट में पढ़ते हैं, इसीलिए समटाइम्स फील्ड इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है ओवर हमारे इंडक्टिव इफेक्ट। एग्जांपल अगर लोगे जहां पे आप देखोगे कि फर्स्ट और सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज के वैल्यू ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिखी हुई है, उससे आपको भी समझ में आएगा। यहां पे क्या है, पीके वैल्यू यहां पे 1.271 और इसकी है 4.266। अब आप बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है। बार बार बोल रहे हैं कि जिसकी वैल्यू पीके की कम होगी वो मोर एसिडिक
एसिडिक होगा, जिसकी pKa की वैल्यू ज्यादा होगी वो लेस एसिडिक होगा। पीछे वाले एग्जांपल में भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था, यहां पे देख लीजिए, यहां यही तो डिस्कस किया इसमें कि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये लेस एसिडिक, ये मोर एसिडिक क्योंकि वैल्यू कम है। उसी तरह अगर इसमें देखोगे तो ये मोर एसिडिक है। इसके पीछे रीजन क्या है इसको हमें समझना है। चलिए शुरू कर, देखिए इसके पीछे रीजन क्या है वो इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है वो समझना है कि ऑक्सैलिक एसिड की पहली जो हमारा एसिडिक आया है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू आई है, pKa की वैल्यू आई है, वो तो कम आई है, दूसरे वाले की ज्यादा है। सिंपल से वर्ड्स में कहें कि जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है, जैसे ये COOH है, यहां पे अब CH है, CH2 है, या कितने यहां पे CH2 है डजंट मैटर, इसीलिए इसका होल n कर दो, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो आप अपने हिसाब से n रख लो, लेकिन दूसरे एंड पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इसी को कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले जब हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है। फिर इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम में हो रहा है, वाटर यहां प्रेजेंट है, वाटर हर बार एसिड के साथ क्या करता है, एसिड का काम क्या होता है, H+ डोनेट करना, और वाटर का काम क्या है, जो H+ दिया गया है उसके लोन पेयर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और H3O पॉजिटिव बनाते हैं, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। और जो पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है एसिड, उसके बाद क्या फॉर्मेशन होती है, कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहां पे कार्बोक्सिलेट आयन बना, H+ यहां डोनेट किया, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, पहली चीज। फिर यही हाइड्रोनियम हमारा कार्बोक्सिलेट आयन फर्दर डिसोसिएट हुआ, क्योंकि सेकंड एसिड भी है, सेकंड पार्ट ऑफ एसिड भी है, तो ये क्या करेगा, फर्दर डिसोसिएट होके डाई कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। अब कह रहे हैं कि ये तो फास्टर है, ये एसिड इसका H+ पहला वाला निकालने में तो फास्टर है, इसीलिए तो Ka की वैल्यू कम आ रही है, pKa की वैल्यू कम आ रही है। pKa की वैल्यू कम होना मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड, और स्ट्रॉन्गर एसिड मतलब H+ जितनी फास्ट रिलीज करे। अगर ये मान लीजिए 1 सेकंड में कर रहा होगा, इसके कंपैरिजन में ये 2 कर रहा होगा, इसीलिए तो इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही pKa की, मतलब इसके कंपैरिजन में यहां पुअर हो गया है। अब होगा क्या, देखिए यहां पे याद रखिएगा होता क्यों है, ये आप अगर देखोगे ऐसे है। अब ये जब डिसोसिएट होने जाएगा तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, देखिए, एक तो ये वाला डिसोसिएट हो जाए, एक ये वाला डिसोसिएट हो जाए, दैट मींस इट हैव ए 2 प्रोटॉन फॉर डिसोसिएशन। और उसके बाद ये जो बना है लास्ट, उसमें अमोनिया में बताया था, अमोनिया तो बेस है, लेकिन प्रोटॉन लेने के बाद क्या बनता था, कॉन्जुगेट एसिड बनता था। उसी तरह ये तो एसिड है, लेकिन यहां से जो प्रोटॉन रिलीज कर दिया, इसके बाद ये क्या बनेगा, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस CB1 बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस, दैट मींस CB2 बनेगा। एसिड का प्रोटॉन लूज होने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनता है, और बेस प्रोटॉन लेने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बना देते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी थी प्रोटॉन लॉस करने की या लूज करने की, एक तो लूज हो गया। अब ये बैकवर्ड जाएगा ना, तो बैकवर्ड में कितनी पॉसिबिलिटी है, यहां पे कितने H+ इसके साथ जुड़ सकते हैं, पहले स्टेप में, क्योंकि इक्विलिब्रियम पहले वाले का देख रहे हैं, तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, मतलब डिसोसिएट होने की पॉसिबिलिटी 2 की है, और एसोसिएट H+ अगर इधर से दिया जाएगा तो कितने हो सकते हैं, सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि एक अभी टूटा ही नहीं था। इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं, क्योंकि एक ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद अगर इसी कॉन्जुगेट बेस को उठा के यहां पे लाओगे, इसका फर्दर डिसोसिएशन कराओगे, तो क्या होगा, ये फर्दर टूटेगा। लेकिन इस बार क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या इस बार इसके पास 2 प्रोटॉन है, मैं कहूंगा नहीं सर, इसके कंपैरिजन में तो ऐसे ही ये बेसिक हो जाएगा, बेसिक इन द सेंस पुअर एसिड, क्योंकि इसके पास 2 पावर थी, 2 जगह से लूज करने की क्षमता थी, बट इसके में एक ही है, तो क्या होगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक लूज करेगा, तो उसके कंपैरिजन में इसके पास प्रोबेबिलिटी 1 है, तो ये कन्वर्ट हुआ। उसके बाद यहां से वापस लेने की टेंडेंसी, वापस लेने की मतलब अगर ये H+ देना चाह रहा है, तो यहां पे H+ देना चाह रहा था, तो कौन लिया था, सिर्फ और सिर्फ ये लिया। इसने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है, उसका ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है। यहां पे क्या होगा, अगर ये H+ देना चाहे तो ये भी इसके लिए लड़ाई
लड़ाई करेगा और ये भी इसके लिए लड़ाई करेगा। दैट मींस यहां पे टेंडेंसी हाफ हो जाएगी प्रोटॉन लेने की। अब वही चीज यहां पे लिखा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम फर्स्ट, जो हमारा ये है तो इसको अगर इक्विलिब्रियम फर्स्ट नाम दे दो, ये सेकंड दे दो। द एसिड कैन लूज ए प्रोटॉन फ्रॉम टू पोजीशंस, दो पोजीशन से कर सकता है, बट द हाफ आयन, दैट मींस ये जो कंजुगेट आयन है, कंजुगेट बेस बना है, वो कैन ऐड ए प्रोटॉन टू ओनली वन पोजीशन, कि छोड़ने के समय तो पॉसिबिलिटी दो की है, लेकिन जो कॉन्जुगेट बेस बना है उसकी प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी सिर्फ एक में है, क्योंकि छोड़ेगा पहले स्टेप में तो एक ही छोड़ेगा, दोनों को अगर छुड़वा दोगे तो सीधा स्टेप 2 नहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पहली चीज। इसकी वजह से क्या बोल सकते हैं कि ये जो होगा ना, इसकी वजह से इफ नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑपरेट, मतलब और सारी चीजें अगर इसमें सेम हो, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट और सॉल्वेंट इफेक्ट, टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें सेम रखो, तो फिर क्या देखने को मिलेगा उस समय, इट इज रेजोनेबल टू एज्यूम दैट द एसिड इन इक्विलिब्रियम फर्स्ट वाला शुड बी ट्वाइस स्ट्रॉन्ग एज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ रखा है, हम लोग ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस किए थे कि यहां पे वाटर के साथ जब इक्विलिब्रियम में जाता है तो RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, तो इसको क्या बोले थे, Ka बोले थे। तो यही चीज है कि इसके कंपैरिजन में इसकी एसिडिटी ट्वाइस होगी। क्यों ट्वाइस होगी? यहां पे बच्चा एक ही प्रोटॉन को तोड़ने की क्षमता थी और यहां पे कितने हैं, एक है और दो है, मतलब यहां पे दो है, दैट मींस दो पावर है, तो क्या होगा उसके पास तो टेंडेंसी किधर भी तोड़ दे तो वो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा। तो इसीलिए बोला गया है इट शुड बी ट्वाइस स्ट्रॉन्ग एज द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला मोनोकार्बोक्सिलिक, इसके कंपैरिजन में ये ट्वाइस होगा। तो यहां पे हम लोगों ने लिखा है Ka1, ये जो Ka1 है ये इज इक्वल्स टू 2 इंटू Ka ऑफ COOH। ये जो है Ka कहां का है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये कहां का है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का है। बड़ा कौन है, जीतेगा कौन, ये, क्योंकि इसके पास दो पॉसिबिलिटी, कहीं से भी तोड़ो, इसीलिए हमने ये बोल दिया कि ये जो है ट्वाइस होगा इन कंपैरिजन टू मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये समझ में आ गई हो तो अब आ जाइए सेकंड स्टेप, वो भी आ जाएगी, कुछ कठिन नहीं है। ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ द आयनाइजेशन, जो पीछे किया है, इक्विलिब्रियम टू द हाफ आयन कैन लूज अ प्रोटॉन फ्रॉम ओनली वन पोजीशन। देखिए क्या है, वही बोल रहा था, इस वाले CB अगर सेकंड आयनाइजेशन देखोगे तो इसके पास सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसी है जिससे H+ लूज कर सकता है, एक ही पोजीशन, क्योंकि एक ही OH है तो एक ही से लूज करेगा। यही कंडीशन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से होगी, तो कहेंगे सर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए मैं दिखाता हूं, देखिए क्यों नहीं होगा ऐसा। देयरफॉर यहां पे प्रोटॉन ड्यूरिंग द सेकंड आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम टू द हाफ आयन कैन लूज ए प्रोटॉन फ्रॉम ओनली वन पोजीशन, बट द डाई एनायन Cb2 जो बन रहा है, ये यहां पे देखिए जो डाई एनायन बन रहा है ना, अब यहां पे अगर इसको प्रोटॉन दोगे तो कौन लेगा, मैंने पहले ही कहा था कि ये भी लेने के लिए बैठा है और ये भी लेने के लिए बैठा है, मतलब लड़ाई झगड़ा होगा। ये टूटने में और ये टूटने में तो इक्वल हो गया, लेकिन वापस जुड़ने में, ये जो Ka है ना, वापस जुड़ने में क्या होगा, यहां पे एक H+ आएगा और सीधा इससे जुड़ेगा, ऐसा ही जुड़ेगा, बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहां अगर H+ आ गया तो ये भी लड़ाई करेगा, ये भी लड़ाई करेगा। दैट मींस टूटने की जो कंडीशन थी वो सेम, लेकिन कंसंट्रेशन जो लेने की है ना वो ये जीतेगा, क्योंकि एक आदमी को ही एक रोटी देनी पड़े तो 1:1 रेशियो है, लेकिन यहां एक आदमी के लिए 2 एनायंस प्रेजेंट हैं, तो यहां टेंडेंसी कम हो जाएगी, कभी ये लेगा कभी ये लेगा, यहां झगड़ा चल रहा होगा, मुझे दो मुझे दो, तो ये हार जाते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वाले से। और कैसे हारेंगे देखिए, यहां पे समझिए, यहां पे कैसे समझ, ये देखिए कैसे हारेंगे। देयरफॉर फॉर इक्विलिब्रियम Ka2 जो है वो हाफ हो जाएगा। हाफ क्यों हो रहा है, प्रोटॉन एक है, अब पोजीशन 2 है, 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आधा आधा जाएगा। वहीं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो नीचे बनाया है, इसमें एक डालोगे तो तुरंत एक ले लेगा, इसमें एक डालोगे तो आधा ये लेगा आधा ये लेगा। दैट मींस इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला जो होगा हाफ होगा, और वही हमने यहां पे लिया है कि जो Ka की वैल्यू होती है
जो Ka की वैल्यू होगी वो क्या होगी, Ka2 की वैल्यू Ka मतलब प्योर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारा अगर मान लीजिए मोनो वाले का मान लीजिए Ka की वैल्यू जो है, जो Ka है ये मोनो वाले की है, इसकी 1 है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है जो Ka1 ये वाला 1 है, मतलब मोनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकाला है डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी डबल होगी डाई एनायनिक के साइड डाई कार्बोक्सिलिक वाले में। तो एक का डबल कितना होता है, मैंने कहा सर 4 होता है। फिर मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी से ही जो सेकंड वाला निकाला है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इससे निकाला है, तो वो जो है मोनो कार्बोक्सिलिक के कंपैरिजन में कैसा होगा, आधा होगा। तो अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, मैं कहूंगा सर आधा ही होगा। फिर ये लीजिए आधा हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ कि जो हमारा फर्स्ट डिसोसिएशन जो कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लीजिए यही कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा कोई है ऑक्सैलिक एसिड, यही है, ठीक है, ये रहा, यही एक्चुअल में ऑक्सैलिक एसिड भी यही होता है। तो इसका पहला वाला निकालने की टेंडेंसी कितनी है, 2, और दूसरा वाला निकालने की कितनी है, हाफ है। तो अब देखिए कि पहले वाले के लिए कितना है, 4 है, सॉरी 2 है, और ये हाफ है। हाफ का डबल करोगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। हाफ का 3 टाइम करोगे तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। हाफ का 4 टाइम करोगे तो क्या होगा, 2 होगा। भाई आधा है, 98 है, मतलब 50 पाइस है। 50 पाइस का अगर 4 टाइम्स करोगे तभी तो 2 आएगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो पहला वाला है, मतलब अगर पहला एसिड ये है, इसका फर्स्ट प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता, ये वाली प्रोटॉन को रिलीज की टेंडेंसी जो है ये 4 टाइम स्ट्रॉन्गर होगी। 4 टाइम स्ट्रॉन्गर मतलब एसिड अच्छा कौन सा होता है, जो जितने कम टाइम पे आसानी से प्रोटॉन रिलीज करे। तो दैट मीन्स अगर ये कितना कर रहा होगा, 8 सेकंड में कर रहा होगा, तो इससे 8 टाइम स्ट्रॉन्गर है ना, तो ये खूब बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। 8 चौक 32 सेकंड लगाएगा अपने आप को रिलीज करने में। क्यों, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी रिलीज कर रहा है, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वही तो इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे। यही चीज हमने यहां आपको pKa टेबल में दिखाई थी, जिसमें आपको पता चल जाएगा pKa वैल्यू क्या है, जितनी लोअर होगी उतना अच्छा एसिड होता है। जितना हमारा pK यहां पे क्या है, ये देखिएगा, यहां पे जो बात की गई है ना, यहां पे हम Ka के टर्म्स में बात कर रहे हैं। Ka के टर्म्स में तो Ka जितना ज्यादा होगा, Ka जितना ज्यादा होता है किसी का, Ka हो चाहे Kb हो, ठीक है, लार्जर तो क्या होगा, मोर, पहले क्या है, A है तो मोर एसिडिक एंड बेसिक रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली लिख लीजिएगा। अगर कभी भी pKa और pKb की बात की जाए तो ये जितना स्मॉलर होगा, मोर एसिडिक मोर बेसिक, तो यहां पे आएगा मोर एसिडिक मोर बेसिक। सेम चीज रिपीट कर लीजिए, हमें मैं डैश लगा देता हूं जिससे आपको लगे कि ऊपर वाली ही चीज रिपीट हो गई। देखिए Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो मोर एसिडिक होगा, pKa की वैल्यू कम होगी तो हमारा ज्यादा एसिडिक होगा। तो अभी हम लोग Ka की वैल्यू देख रहे थे, वो क्या थी, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से डबल था, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकंड वाला एसिड पार्ट है, COO सेकंड वाला है, वो उसका हाफ हो जाता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर यहां समझा दूं, देखिए क्या है, अभी आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। यहां पे RCOOH, सॉरी R की जगह सीधा, ठीक है, और ये रहा। देखिए ये जो है सबसे, अगर मैं कहूं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें कौन सा होगा, या फास्टेस्ट कौन करेगा, वो ये करेगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा था इसके कंपैरेटिव ये ट्वाइस स्ट्रॉन्गर एसिड है। बिल्कुल सही बात है, ये हो गया। और फिर हमने क्या देखा था, इसके कंपैरेटिव ये हाफ है। अगर ये इसका हाफ है और ये इसका ट्वाइस है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, 4 टाइम का हो जाएगा। ये वाला क्या है, अगर इसको आप मान लो, इसको अगर आप 1 मानोगे तो इसके कंपैरिजन में ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में इसका डबल करना है तो ये हमारा डबल हो जाएगा। इस प्रोटॉन के लिए यहां पे बात हो रही है,
मतलब इसके लिए या इसके लिए, किसी के लिए भी, और इसमें इस वाले के लिए हो रही है। तो यहां पे क्या है, एक टाइम स्ट्रॉन्गर है, ये हाफ है, उसके करस्पॉन्डिंग 4 है। तो अब आप खुद ही देखिए, एक का मतलब 1/2 का 2 कितना होता है, 4 टाइम्स होता है, सिंपल सी चीज है। तो ये हमारा रिलेशन निकलेगा। इससे हमने क्या देखा, ये फील्ड इफेक्ट से हो रहा है सब, ये सब फील्ड इफेक्ट से क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है, क्योंकि वहां पे ये हो क्यों रहा है ये समझ लीजिए। दस ऑन द बेसिस ऑफ above assumption there's no other factor affect the value of the Ka1 is expected 4 times। हमारा जो Ka की वैल्यू है Ka1 की वो 4 टाइम है Ka2 से, बिल्कुल सही बात है। इन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, रिजल्ट इट हैव बीन सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन जो Cb1 बन रहा है, मतलब एक प्रोटॉन रिलीज कर दिया बहुत जल्दी से, फिर वो जहां पे कार्बोक्सिलेट आयन बन गया है उसका निगेटिवली चार्ज जो है ना, वो कार्बोक्सिलेट आयन जो बन रहा है Cb1, वो क्या करेगा, वुड रिक्वायर एडिशनल एनर्जी टू सेपरेट ए प्रोटॉन फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कहने का मतलब है ये जो यहां पढ़ रहे थे, ये Cb1 बन गया, इसके बाद सेकेंड टाइम जब डिसोसिएट होने जा रहा ना, तो यहां जो निगेटिव चार्ज है ये डिसोसिएशन कराने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके लिए एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी, एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आप अच्छे एसिड नहीं हो, अच्छा एसिड वो है जो कुछ बिना कराए अपने आप रिएक्शन वगैरह कर दे, वो होता है। तो ये हमारा फील्ड इफेक्ट है और इसका बहुत अच्छा आपको इंपैक्ट वहां पे देखने को मिलेगा। कहां पे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वहां पे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है हाईली वेरी करेंगी फील्ड इफेक्ट की वजह से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।